नमस्कार बच्चों, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाय अनिता मैम पर। आप सभी कुशल मंगल से होंगे, इसी कामना के साथ आज हम बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम वर्ण का टॉपिक पढ़ रहे थे और वर्ण में हमने स्वर स्टार्ट कर रखा है और स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। हम 4 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, तो आज वर्गीकरण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा हमारा रहेगा होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर। तो होठों की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 2 प्रकार में जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे जी वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। बात वही से आ गई है। होठों की स्थिति किस प्रकार से? तो आप सभी जानते हो, जब हम बोलते हैं तो हमारे होठ अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। कभी हमारे होठ बोलते समय फैल जाते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी गोल हो जाते हैं, कभी कैसे हो जाते हैं। तो स्वरों को बोलते समय हमारे होठों की 2 स्थितियां होती हैं, एक वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। यहाँ परिभाषा को सिर्फ समझना ही है, आप आराम से समझ सकते हैं। ये वो वाले पॉइंट है, अगर आप बातों को थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये चीजें आप अपने आप ही बता सकते हो। वृत्तमुखी। अब वृत्त की बात करें तो सभी जानते हैं वृत्त कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। मुख की, वृत्त के मुख के कौन? होठ। बात होठों की चल रही है तो किसकी बात करें? हम होठों की ही करेंगे। जिन स्वरों को बोलते समय होठों का आकार वृत्त के मुख का हो जाता है, अर्थात वृत्ताकार हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं गोल हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है वो कौन से कहलाएंगे? वृत्तमुखी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं अ का अर्थ होता है नहीं। जिनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते वो क्या कहलाएंगे? अवृत्तमुखी। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है परिभाषा में। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाएंगे वो वृत्तमुखी और जिसमें गोल नहीं होंगे वो अवृत्तमुखी। बात फिर से वही आ जाती है यहाँ भी। ये टीचर के समझाने के ही पॉइंट नहीं है, आप खुद उच्चारण करके देखो। स्टार्ट करो आप अ। जब हम बोल रहे हैं तो हमें महसूस हो रहा है हमारे होठ गोल नहीं हो रहे, तो क्या रहेगा आपका? अवृत्तमुखी रहेगा। अब बोला आ। अब आ में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोले आ ऐसे मुंह खोल खोल के आ बोलते हैं। अरे ऐसे क्या, उच्चारण तो हमेशा तो अ ई ऐसे ही होता है। तो मतलब आ में भी होठ गोल नहीं होती, तो आ भी क्या रहेगा आपका? उसके बाद आता है ई। ई, तो ई भी ई ई, कोई भी, दोनों की दोनों ई। उसके बाद हमने बोला ऊ। ऊ, आप छोटा ऊ बोलो या बड़ा, कोई भी बोलो, दोनों में ही होठ कैसे होते हैं? हमारे गोल हो जाते हैं। तो होठों की स्थिति कैसे हो जाती है? गोलाकार। पेपर में कैसे पूछेंगे? मान लीजिए पेपर में 2 इसमें से लिख दिया, एक इसमें से लिख दिया, एक लिख दिया सभी, कौन सा वृत्तमुखी है या कौन सा अवृत्तमुखी है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। ऊ के बाद हमने बोला री। वैसे री पूछा नहीं जाता है क्योंकि री उच्चारण के आधार पर स्वर होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया भी था, अगर आपने वो वीडियो गौर से देखी तो मैंने बोला था री का उच्चारण वैसे ही स्टार्ट होता है। री उच्चारण के आधार पर वैसे भी स्वरों में नहीं गिना जाता है, तो वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई आपसे पूछ ले तो आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं री किस में आएगा आपका? अवृत्तमुखी में आएगा। री के बाद हमने बोला ए ऐ। ए ऐ दोनों ही क्या रहेंगे? अवृत्तमुखी। ओ औ। ओ औ दोनों क्या है? क्लियर? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल पॉइंट था, बिल्कुल सीधा सरल था। एक बार गौर से देख लो। यहाँ किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये बात आप आराम से कर सकते हो खुद ही। कि जिनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं वो वृत्तमुखी, जिसमें गोल नहीं होते वो अवृत्तमुखी। उच्चारण करके देख लो, क्लियर है। चलते हैं आगे। ये था हमारा दूसरा उच्चारण, दूसरा वर्गीकरण। पहला हमने पढ़ा था
उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। दूसरा हमने पढ़ा है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर। चलिए अब पढ़ते हैं हम तीसरा। तीसरा हमारा रहेगा जी जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर। जिह्वा या जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वरों का उच्चारण 3 प्रकार से होता है। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से होंगे? ये रहेंगे जी अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यहाँ भी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, देखो जब हम बोलते हैं तो सभी को पता है हमारी जीभ कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती है। मुख में वो गति करती रहती, कभी मुख के बीच में आती, कभी आगे कभी पीछे, सिर्फ मुख के। तो इस आधार पर जीभ की 3 गतियां होती हैं, एक अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यहाँ भी परिभाषा को सिर्फ हम सुनेंगे गौर से। अग्र का अर्थ होता है आगे, अग्र का अर्थ होता है आगे, मध्य का अर्थ होता है बीच में और पश्च का अर्थ होता है पीछे। पीछे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुख में आगे की तरफ आती है वो क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुख में मुख के बिल्कुल बीच में आती है वो मध्य, और जिनके उच्चारण में जिह्वा पीछे की तरफ जाती है वो पश्च। यहाँ पर कई बार प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? 10 बच्चे अगर उच्चारण करके देखेंगे तो कोई तो कहेगा मेरी जीभ आगे आई, कोई कहेगा मेरी जीभ पीछे गई, कोई कहेगा मेरी जीभ बीच में रही। तो यहाँ समस्या आती है। समस्या क्यों आती है? क्योंकि जब नियम बनते हैं वो तो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। अगर हम बात करें बोलने की, तो बोलने का अंदाज हर किसी का अलग अलग होता है। जिसे हम बोलने की ट्यून बोलते हैं, तो सभी की अलग अलग होती है बोलने के सेंस। हरियाणा की जो बोलने का लहजा है वो अलग है, पंजाब का अलग है, केरला का अलग है, अगर आप अमेरिका में चले गए वहाँ का अलग है, आप गुरुग्राम गए आप वहाँ का अलग है, अगर आप कानपुर चले गए वहाँ का अलग है, आप मुंबई गए वहाँ का अलग है। कहने का मतलब मेरा क्या है, हर जगह बोलने का जो लहजा है वो सबका अलग अलग है। तो वहाँ इस वजह से प्रॉब्लम आती है जब हम बोलते हैं ना हमारी जीवा यहाँ, नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं, हमारी जीवा कहाँ जाती है वो बात नहीं है, जीवा कहाँ होनी चाहिए ये है बात यहाँ पर। तो जिनके उच्चारण में जीवा मुख में बिल्कुल बीच में होती है वो अग्र, आगे होती है वो अग्र, बीच में रहेगी वो मध्य, और जिसमें पीछे की तरफ जाएगी वो पश्च स्वर रहेंगे। तो यहाँ पर बस सिर्फ एक स्वर को बोल के देख लो आप, बाकी को एक ट्रिक के साथ ही मैं आपको याद करवा देती हूँ। मध्य, अब पहला स्वर बोल के देखो अब यहाँ पर बात वही होगी, कोई ए बोलेगा, कोई अ बोलेगा, कोई कैसे बोलेगा। उच्चारण होता अ ई ऐसे। जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीवा मुख के बिल्कुल बीच में रहती है। एकमात्र स्वर है मध्य स्वर, कौन? मैंने बोला है एकमात्र, केवल ही मध्य स्वर है, बाकी कोई भी मध्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप याद कर लेना जितने भी इस ऊ की बनावट से बनते हैं अ को छोड़कर, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पश्च हो जाते हैं। बात वही आएगी, आप उच्चारण कर करके देखोगे तो आप यही कहोगे मेरी जीवा यहाँ लग रही है। मैंने सिर्फ बताया होनी यहाँ पे चाहिए। क्यों हमारी जीवा इधर लग रही है? क्योंकि हम सबके बोलने का लहजा है वो अलग अलग है, इस वजह से। तो अ तो आ गया मध्य में, यहाँ पे चलेंगे आ, उ, ऊ, ऊ, औ। ये सारे के सारे कैसे स्वर कहलाएंगे आपके? पस। अब चाहे मैं अग्र ना बताऊं, आप अपने आप ही बता सकते हो। इनको छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हैं वो क्या है? सारे के सारे अग्र स्वर हैं। कैसे हैं, कौन कौन से हैं वो देख लो। अ यहाँ आ गया, आ आ गया, बाकी कौन रह गया? ए। ऊ आ गया, अगर री पूछे तो अग्र में ही आएगा। ए आ गया और आई आ गया। लो जी, हो गया। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खेल खेल में समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल सीधी है, सिंपल है, सरल बातें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो ये था हमारा तीसरा वर्गीकरण, स्वरों का तीसरा वर्गीकरण जीवा या जीव के आधार पर। चलिए पढ़ते हैं अगला।
बिल्कुल आसान चीजें हम पढ़ रहे हैं। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। भाई बहुत जगह ज़्यादातर आपको 2 मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, फिर आपकी मर्जी, आप 2 पढ़ना चाहो या 3 पढ़ना चाहो। बुक्स में आपको कौन से 2 मिलते हैं, हमने एक तीसरा एक्स्ट्रा क्यों लिखा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आगे निर्णय आपको लेना है, आप 2 पढ़ोगे या 3 पढ़ोगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो जब हम बोलते हैं तो मुख के द्वारा वायु बाहर निकलती है। तो किसी के उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है, किसी में मुख से निकलती है, किसी में दोनों से निकलती है। तो इस आधार पर मैंने स्वरों को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं आइए वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा मौखिक या निरानुनासिक। मौखिक या निरानुनासिक। दूसरा हमारा रहेगा अनुनासिक। और तीसरा हमारा रहेगा अनुस्वार। अनुस्वार। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक या निरानुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये पिछली वीडियो आप देखना, वहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अच्छी प्रकार से। अनुनासिक क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मौखिक। नाम से ही पता चल रहा है मौखिक। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के द्वारा बाहर निकलती है वो क्या कहलाएंगे, मौखिक। यहाँ पर कहाँ से निकलेगी, मुख से। यहाँ पर अनुनासिक क्या होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था, समझाया था आपको, जिसमें वायु नाक व मुख दोनों से बाहर निकलती है। और अनुस्वार होते हैं जिनके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है। हम यहाँ से ही चलेंगे, पीछे से ही समझाती चल रही हूँ मैं आप लोगों को। अनुस्वार जैसे मैंने आपको बोला था, अनुस्वार कौन होता है, जिसको हम लोग अंग बोलते हैं। जो ये बिंदी होती है यही क्या होता है, अनुस्वार होता है। जैसे हमने लिख दिया जंगम, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया रंक, तो ये है ना, ये अनुस्वार नहीं है भाई, ये तो शब्द है, ये तो पूरे शब्द है। लेकिन इनमें किसका प्रयोग कर रखा है, अनुस्वारों का प्रयोग कर रखा है। यहाँ पे प्रयोग है किसका, अनुस्वार का, ठीक है। अनुनासिक जिसको मैंने बोला था हम चंद्र बिंदु बोलते हैं, वो वाला। जैसे मैंने उदाहरण दिए थे सांप, जैसे हमने लिखा था हंसना, तो ये तो पूरे शब्द हैं, ये अनुनासिक नहीं है। लेकिन इन शब्दों में प्रयोग कर रखा है किसका, अनुनासिक का। इसके उच्चारण में वायु नाक से, पिछली वीडियो देख लेंगे जिन बच्चों ने नहीं देखी थी, वहां पर आपको पूरी चीजें क्लियर मिल जाएंगी। और बात तो किसकी है, स्वरों की। हम तो किसको पढ़ रहे हैं, स्वरों को। बात किसकी करेंगे, स्वरों की ही करेंगे। तो हमारी वर्णमाला में इसको छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके मौखिक हो जाएंगे। अ, आ, ई, अंग को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या रहते हैं, आपके मौखिक रहते हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर निकलती है। अब मैंने आपको बोला था बहुत जगह पर आपको 2 ही मिलते, 2 आपको मिलते हैं, ये वाले और ये वाले। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक मौखिक और एक अनुनासिक। अब आप देखो, आप में से हर बच्चा जानता है कि इसके उच्चारण में वायु नाक से बाहर निकलती है। अंग के उच्चारण में वायु नाक से। ये वाला वर्ण तो हमारी वर्णमाला में होता भी नहीं है। जब वर्गीकरण में इसको ही लिख दिया तो इसे तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। जिसमें सब जानते, इसने पूछा ये है नाक के द्वारा या मुख के द्वारा बाहर निकलती है, तो इसमें नाक से निकलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी लिखा है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कितने प्रकार से होते हैं, पेपर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 2 ये शब्द लिख दिए, एक ये शब्द लिख दिया,
किस में अनुस्वार का प्रयोग है या फिर किस में अनुनासिक का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। देखें कोई बात नहीं समझ में आई हो, पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे, डालते हैं कल या परसों अगली वीडियो जिसमें हम व्यंजन शुरू करेंगे। स्वर हमने पढ़ लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।